नमस्कार, वेलकम टू करंट अफेयर सीरीज़। आज के करंट अफेयर है 18 जून 2026 के। पहला करंट अफेयर है इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन। दूसरा करंट अफेयर है एम्प्लॉयमेंट एंड जॉबलेस ग्रोथ डिबेट। थर्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड गवर्नेंस। फोर्थ है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। फिफ्थ वन इज़ एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी। सिक्स्थ वन इज़ इंटरनेशनल रिलेशनशिप इंडो पैसिफिक ओशन। आते हैं हम इंडो फ्रांस स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन। मींस इंडिया और फ्रांस का स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन क्या है। क्या हम इंडिया और फ्रांस दोनों मिलके कोई डिफेंस पैक्ट साइन किया है या क्या किया है, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। आज जो हमारे पास G7 की समिट हुई थी उसमें इंडिया और फ्रांस के कुछ पॉइंट्स बिंदु सामने हैं। जैसे पहला है कि इंडिया और फ्रांस मिलकर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करेगा। दूसरा न्यूक्लियर एनर्जी में काम करेगा। स्पेस कोलैबोरेशन करेगा, मीन्स कि जो इसरो के साथ फ्रांस की स्पेस एजेंसी मिलकर काम करेगी। थर्ड वन इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करेगा। फोर्थ वन इज़ मैरीटाइम सिक्योरिटी, मीन्स कि जो इंडियन ओशन में यूज़ करती है अपनी नेवी, उसमें हेल्प करेगी फ्रांस, ताकि इंडिया की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़े और इंडिया की स्ट्रेंथ हो नेवी। इंडिया ने फ्रांस का राफेल भी खरीदा है, जो कि आप सभी को पता है कि हमारी एयरफोर्स का एक अभिन्न अंग हो चुका है और हमारी एयरफोर्स को स्ट्रेंथ करने के लिए उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा रहा है। एक पिक्चर है आपके सामने फ्रांस के प्रेसिडेंट और इंडिया के पीएम की, जहां सामने बहुत सारे एमओयू साइन हो रहे हैं। ये एक एमओयू की पिक्चर है G7 समिट के दौरान। सेकंड पॉइंट है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट एंड जॉबलेस ग्रोथ डिबेट। मींस कि इंडिया में जैसे जैसे कि इंडिया डेवलप हो रही है तो उसके साथ साथ इंडिया में जॉब भी कम हो रही हैं। क्यों कम हो रही हैं? शायद इसकी वजह से गवर्नमेंट भी हो सकती है और अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं। जैसे कि पहला है हमारे पास की कंसर्न क्या है। जीडीपी ग्रोथ हो रही है लेकिन कि ऑटोमेटिक ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं हो रही। जीडीपी हमारी बढ़ रही है लेकिन जॉब कम हो रही हैं। तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि लेबर इंटेंस मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकते हैं जिससे कि लेबर की ज़्यादा ज़रूरत हो। एमएससी एक्सपेंशन कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट पहले से ही काम कर रही है और काम कर सकती है ताकि और ग्रोथ हो सके। फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, मीन्स कि गवर्नमेंट कोई ऐसा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हों। जैसे कि कोई टेंडर पास कर दे प्राइवेट की जगह, गवर्नमेंट खुद अपने हिसाब से उस टेंडर को काम करे। थर्ड वन इज़ इम्प्रूविंग लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, मीन्स कि जैसे कि बहुत सारी कंपनियां हैं लेबर की जगह ऑटोमेशन पे काम कर रही हैं। ऑटोमेशन क्या है, जैसे एआई में लोगों की जॉब खा रही है, पर अभी तो ये नहीं है इतना। और कोशिश है कि भाई गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले इस चीज़ को लेकर। इंडिया का एमएसएमई जो सेक्टर है उसमें मैक्रो एंटरप्राइजेज हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट लिमिट है 2.5 लाख रुपए और टर्नओवर हो सकता है उनका 10 करोड़ तक का। दूसरा है स्मॉल एंटरप्राइजेज जिसमें 25 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है और 100 करोड़ तक का हमारे पास टर्नओवर हो सकता है। मीडियम उससे ऊपर हो जाएंगे। तो 3 प्रकार के एमएसएमई हमारे यहाँ पे चलती हैं और गवर्नमेंट ने इन सबको बहुत सारी सुविधाएं भी दे रखी हैं, बहुत सारे इनको प्रिविलेज दिए हैं ताकि ये आगे बढ़ें और देश की तरक्की में अपना योगदान। हम एक ग्राफ की मदद से देखते हैं कि भाई कि एमएसएमई का कितना कंट्रीब्यूशन है हमारे देश की इकोनॉमी में। तो हम बात करते हैं तो स्मॉल एंटरप्राइजेस का है 3.31% का, मीडियम का है हमारे पास 0.05% का, और माइक्रो लेवल की जो हमारे पास एमएससी हैं उनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है हमारे देश की इकोनॉमी में। तो इनको हमें बूस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। थर्ड जो है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड गवर्नेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड गवर्नेंस मीन्स कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम यूज़ करके क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हेल्थ केयर में यूज़ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं, एजुकेशन में तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, गवर्नेंस में यूज़ कर सकते हैं। इसको हम सिक्योरिटी की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरह से बूम है और ये हर चीज़ के लिए बेनिफिशियल हो रहा है। हम इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं अपनी इंडियन इकोनॉमी में। फोर्थ वन इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन,
मीन्स कि हम अपने नेचर को कैसे बचा सकते हैं, कैसे कंजर्व कर सकते हैं ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। मीन्स कि आज हम ग्रो कर रहे हैं तो कल को फ्यूचर जनरेशन भी ग्रो करे उसके साथ साथ। जैसे प्रोटेक्शन ऑफ इकोसिस्टम हो सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकती है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को कम किया जा सकता है, इन्वेंशन स्पेसीज मैनेजमेंट हो सकता है, जो कि स्पीसीज़ ख़त्म होने वाली हैं उन सब स्पीसीज़ को हम बचा के रख सके, धरोहर कर सके। जैसे कि वनतारा खोला है जिसमें कि बहुत सारी स्पीसीज़ है जिनको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और बायोडाइवर्सिटी है हमारे पास 7 से 8% वर्ल्ड स्पीसीज़ इंडिया में है। 12% 12th लार्जेस्ट मेगा डाइवर्स कंट्री है हमारी। वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न हिमालयाज़ हैं, इंडो बर्मा सुंदरबन डेल्टा है हमारे पास। एक पीआईबी की रिपोर्ट है जिसमें बताया है कि पहले इंडिया में 2014 में 745 प्रोटेक्टेड एरियाज़ थे। आज वो बढ़ के 1134 प्रोटेक्टेड एरिया हो गए हैं। हमारे पास एलिफेंट रिजर्व 26 थे, आज 33 हो चुके हैं। मीन्स गवर्नमेंट काम कर रही है इसको कंजर्व करने के लिए। टाइगर रिजर्व्स हमारे पास पहले 46 थे, अब 58 हो चुके हैं। तो ये एक तरह से हमारे पास पॉजिटिव साइन है कि गवर्नमेंट हर फील्ड में गवर्नमेंट कंजर्व करने की कोशिश कर रही है इंडिया की हैबिटेट को। एक चीज़ भी हमारे पास हार्श रियलिटी है कि हमारे पास 90% जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, 88 स्पीसीज़ और 50 मिलियन पीपल्स अफेक्टेड हो रहे हैं। मतलब वो उनके एरिया में आ जाते हैं, पीपल इनके एरिया, फुटप्रिंट्स वहाँ पे भी लोग जा रहे हैं, तो वो चीज़ गलत है। उनका एरिया हमारे पास अलग है तो उसे अलग ही रहना चाहिए, उस चीज़ में हमें इंटरवीन नहीं करना। 34 टोटल डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं इन द वर्ल्ड जो लिस्टेड हैं, उनमें इंडिया में भी हिमालयन में है, वेस्टर्न घाट्स में, ईस्टर्न घाट्स में। तो इंडिया भी एक तरह से बहुत अच्छा काम कर रहा है इस चीज़ में। एक और बहुत प्यारा फोटो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का, इसे आप यूज़ कर सकते हैं अपनी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी। इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। तो इसमें हम बात करते हैं 58% ऑफ वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर है। 17% जो जीडीपी है इंडिया की वो एग्रीकल्चर से आती है। सेकेंड लार्जेस्ट एरिएबल लैंड है इंडिया का। और हमारे पास 23 ऐसे क्रॉप्स ग्रो करते हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया को नीडेड है। और हमारे पास जो प्रधानमंत्री किसान योजना, सम्मान निधि योजना है वो भी है 6,000 रुपये। वो एक तरह से बेनिफिट है और एक तरह से सम्मान ही है किसान का उस चीज़ के लिए। अब हमें क्या करना है, हमें एक फार्मर की इनकम बढ़ानी है। कैसे बढ़ानी है? वैल्यू एडिशन करके, या उसे ऐसी ऐसी चीज़ें सिखानी है ताकि उसकी वैल्यू एडिट हो और वो अपने कोई भी प्रोडक्ट है उसको मार्केट में अच्छे से सेल कर सकते हैं। ऐसे क्रॉप्स लाने हैं जो क्लाइमेट रेजिलेंट्स हों, मतलब कि अगर ज़्यादा गर्मी होगा, ज़्यादा सर्दी हो तब भी रेजिस्ट कर सकें। टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट करना है ताकि नई नई टेक्नोलॉजी आए, नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करें और हमारे पास नई नई और जो हमारे पास उपज है वो और ज़्यादा बढ़े। फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन पे काम करना है। मीन्स कि इन सब चीज़ों के साथ साथ न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़नी चाहिए हमारे प्रोडक्ट की। जैसे गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है ड्रोन दीदी करके। उसमें क्या है कि आप ड्रोन से अपने खेत में फर्टिलाइज़र्स, दवाई वगैरह सीडिंग करा सकते हो। उसमें क्या आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, एक वहाँ का आपका रजिस्टर्ड एरिया में जो भी आपका गवर्नमेंट का एजेंट होगा वो आपके यहाँ पे आएगा, खेतों में सीडिंग करेगा और उसके बाद आप दवाई या जो भी इन्फेक्टिसाइड्स हैं उन सब कुछ स्प्रे करेगा और आपकी खरपतवार को ख़त्म कर देगा। और ये एक बहुत अच्छी फ़ोटो है ड्रोन दीदी की जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने इनिशिएट की है ताकि जो गवर्नमेंट हरियाणा में लेडीज़ हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल सके अच्छे से। लास्ट टॉपिक हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशन, इंडो पैसिफिक, जिसमें हमें काम किस पे करना है, मैरीटाइम सिक्योरिटी पे काम करना है। चाइना एक फैक्टर हो सकता है इंडिया की सिक्योरिटी कंसर्न के लिए, क्योंकि चाइना धीरे धीरे अपनी नेवी को बिल्ड कर रहा है, बढ़ा रहा है। सप्लाई चेन रेजिलियंस होनी चाहिए कि सप्लाई चेन इम्प्रूव होनी चाहिए ताकि हमारा सामान ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी बिक सके। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करनी है, जितनी भी हमारे पास इंडो पैसिफिक कंट्रीज उन सबके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करनी चाहिए। एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे गवर्नमेंट पहले से काम कर रही है और काम करना चाहिए। सागर मिशन अच्छा है सिक्योरिटी एनहेंस करने के लिए। क्वाड को हमारे पास कॉपरेशन को बढ़ाना है। 60% जो ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड है वो इंडो पैसिफिक से होता है, जिसमें इंडिया एक तरह से लीड रोल प्ले करता है कि शिपिंग चेक पॉइंट्स हैं। चाइना यहाँ पे अपनी पोजीशन जमाना चाहता है, सिक्योरिटी कंसर्न है।
ये एक फ़ोटो है जो बताता है कि इंडो पैसिफिक से ऑलमोस्ट 60 to 70% ट्रेड है वो इंडो पैसिफिक रीजन से होता है, इंडिया से होता हुआ, और इंडिया एक तरह से इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा हमेशा ही वर्ल्ड ट्रेड। ये अलग अलग पॉइंट है जहाँ से पता चलता है कि इंडिया हर देश, ईरान के लिए, यूएई के लिए, ओमान के लिए, से चीन के लिए, मॉरिशस के लिए, मेडगास्कर के लिए, फ्रांस के लिए, मालदीव्स के लिए, श्रीलंका के लिए, बांग्लादेश के लिए, अंडमान निकोबार, डिएगासो डिएगासो, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, सब के लिए इंडिया इम्पोर्टेंट है। यहीं से ट्रेड होगा और इंडिया हमेशा ही इस पोजीशन पे, हमेशा ही इंडिया का दबदबा बना रहेगा और यहाँ से इंडिया को बहुत अच्छे से मदद। स्ट्रेटेजिक कंपटीशन इन इंडियन ओशन रीजन, यहाँ चाइना अपना दबदबा बनाना चाहता है ताकि वो लोगों को हरास कर सके, वो यहाँ अपना इनकम बढ़ा सके। और चाइना की इन्फ्लुएंस देखो, यहाँ ग्वादर पोर्ट पे हो गई है, पोर्ट ऑफ डोरलिसिस में हो गया है, हेम्बर्ट पोर्ट में हो गया है, ये यहाँ पे इसने म्यांमार में भी पोर्ट खरीद लिया है। तो चाइना अपनी प्रेजेंस धीरे धीरे इस पोजीशन पे बढ़ा रहा है। इंडिया की प्रेजेंस देखो तो आप पिंक ऑरेंज कलर में है, और अगर चाइना की प्रेजेंस देखो तो आपकी पर्पल कलर में है। तो ये प्रेजेंस बढ़ा रहा है, ये इंडिया के लिए दिक्कत हो सकती है। इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए हमें क्वाड को इम्प्रूव करना है ताकि ये जो हमारे पास क्वाड है ये स्ट्रांग होगा तो इंडिया स्ट्रांग होगा और अच्छे से चीज़ें हो पाएंगी। धन्यवाद।